सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने अब तक डीबीएमएस की यूनिट 3 का लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर 3 पर आ चुके हैं और लेक्चर 3 के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको पहले बताने से पहले ये बता देता हूँ कि हमने यूनिट 1, 2 एंड यूनिट 3 में अपना जो जितने भी BCNF तक था, मतलब कि जितनी भी नॉर्मल फॉर्म थी वो सब देख ली थी और उसके साथ जितने भी PYQs आए हैं वो भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे जाओ चेकआउट करो और उसे कंप्लीट करो। ठीक है, फिर उसके आगे हम देखते हैं आज क्या क्या देखने वाले हैं। सो बेसिक सी बात है कि आज हम यूनिट को खत्म कर देंगे, हमारा जो लेक्चर 3 है। और इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम इंक्लूजन डिपेंडेंसी देखेंगे, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी देखेंगे, हर बार पूछा जाता है और बहुत ईजी टॉपिक है, बस आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ना तो इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ना ही कोई भी ऐसे डीपली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये टर्म से आपका क्या मतलब है, ये बता दो। ठीक है, जॉइंट डिपेंडेंसी इजी टॉपिक। 4NF 5NF भी पूछा जाता है, ये भी देखेंगे। अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू डेटाबेस डिजाइन, थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत इजी। आज हम यूनिट खत्म कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन यूजिंग FD है ना, ये तो हमारा हम कर ही चुके हैं। ठीक है, मतलब कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमने नॉर्मलाइज कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। सो पहला हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज इंक्लूजन डिपेंडेंसी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंक्लूजन डिपेंडेंसी हमारी होती है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। मतलब कि जब हम बड़ी सी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमें दो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इंक्लूजन डिपेंडेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, और एक लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होना चाहिए। और दोनों प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एन इंक्लूजन डिपेंडेंसी इन अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब ये हमारी क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, रूल है, कंडीशन है, दैट स्पेसिफाइड द वैल्यू इन अ वन सेट ऑफ अ कॉलम्स इन अ टेबल। मतलब कि जो अभी बताता हूँ कि एक टेबल है हमारी, उसके अंदर अगर एक कॉलम है, उसके अंदर जो डेटा है मस्ट अपीयर इन द अनदर सेट ऑफ अ कॉलम इन द अनदर टेबल। मतलब कि दो टेबल है हमारी, अगर दोनों टेबल के अंदर कोई कॉलम हमारा कॉमन है। ठीक है, जैसे कि दो टेबल के अंदर हमने कोई फॉरेन की और प्राइमरी की को रिलेशनशिप कर रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोर्स आईडी कॉमन है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होना चाहिए कि दोनों के अंदर जो डेटा है वो अपीयर होना चाहिए, दोनों के अंदर जो डेटा है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेटा हमारा लॉस हो जाए। ठीक है, और कोई अगर इसके अंदर डेटा ऐसे पड़ा हुआ है तो वो दूसरी तरीके से इधर पड़ा हो। ठीक है, मतलब कि सेम भी होना चाहिए, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन डिपेंडेंसी कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हमारी रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब रिलेशनशिप सबसेट दिखाता है एट्रीब्यूट्स के बीच में। तो इंक्लूजन डिपेंडेंसी अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो देखो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो टेबल हैं, एक है हमारे पास स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और एक है हमारे पास कोर्स टेबल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पर कोर्स आईडी है, और यहाँ पर कोर्स आईडी और कोर्स नेम है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, कोर्स आईडी कॉमन है ना, दोनों के अंदर कोर्स आईडी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर जो डेटा है वो हमेशा मस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर आप सोचो कि आपकी कोर्स आईडी है 101, आपने कोई कोर्स लिया, जैसे कि आपने कंप्यूटर बेसिक्स का कोर्स लिया। ठीक है, और आपको कोर्स आईडी उसकी मिल गई कि उसकी कोर्स आईडी है CS 102, ठीक 101। ठीक है, आपको ये कोर्स आईडी मिल गई। अब एक बात बताओ, अगर ये आपको कोर्स आईडी मिल गई, अगर वो जो आपने कोर्स लिया है वो वहाँ पर चेंज हो जाए, मतलब वहाँ पर जो कोर्स आईडी है वो वहाँ पर बदल जाए कंप्यूटर बेसिक्स से, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसी वजह से इंक्लूजन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर अगर CS 01 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी जो CS 01 है, मतलब वो होना चाहिए। ठीक है, तो CS 01 पर क्या आ रहा है, कंप्यूटर बेसिक्स, यानी कि कोर्स हमारा ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन डिपेंडेंसी। मतलब कि जो भी हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन कॉलम्स हैं, उनके अंदर जो डेटा है वो मस्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कोर्स आईडी जो कॉलम है हमारा स्टूडेंट के अंदर, वो मस्ट मैच होना चाहिए कोर्स आईडी कॉलम इन कोर्सेज। दोनों के अंदर जो कॉलम हमारे सेम होने मैच होनी चाहिए। ठीक है, so it ensure that every course a student takes in a student table actually exists in a list of courses। मतलब कि अगर ऐसी कोई कोर्स आईडी नहीं है कि जो भाई कोर्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, समझ गए। अब इसका जो कंस्टेंट है, यानी कि इसका जो रूल है वो ये है कि आपने देखो पाई हमारा प्रोजेक्शन के लिए होता है ना। यहाँ पर अलजेब्रा लिखा हुआ है कि मतलब जो हमारी स्टूडेंट के अंदर जो कोर्स आईडी है, जो हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कोर्स आईडी वाला एट्रीब्यूट है, वो हमेशा सबसेट होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए कोर्स आईडी ऑफ कोर्स टेबल। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि मतलब ये समझ लो कि उसका सबसेट होना चाहिए, उसके अंदर जो भी वैल्यूज है उसके अंदर मिलनी ही चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये डेटा, देखो मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों देता हूँ आपको, मतलब यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गई, लेकिन ये वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट देने का क्या मतलब है? क्योंकि आप पेपर के अंदर भाई अगर टॉपिक आ जाता है तो आप कैसे लिख कर आओगे, ठीक है? अभी तक तो नहीं पूछा गया है। कीप्स डेटा कंसिस्टेंट, आपके डेटा को कंसिस्टेंट रखता है, कोई भी एरर आता है तो उसे प्रिवेंट करता है, लाइक असाइनिंग अ स्टूडेंट अ कोर्स दैट डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है? अगर मतलब कि आपने कोई ऐसा कोर्स असाइन कर दिया कि वो भाई कोर्स टेबल के अंदर है ही नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी ना। जैसे कि आप कोई ऐसे कॉलेज के अंदर गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम है ही नहीं, और वहाँ पर आपको वो असाइन हो गया, तो आपको आगे फीस पे करने के बाद आपके दिन खराब होंगे, आपको टाइम लगेगा और कॉलेज की भी दिक्कत आएगी, ठीक है? मेंटेन रिलेशनशिप, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर, आपकी नहीं टेबल्स की रिलेशनशिप को मेंटेन करता है ना? अवॉइड डेटा लॉसेस, जो भी अगर आपका अगर चाहते हो कि किसी भी कोर्स के अंदर से, मतलब कि किसी भी कोर्स टेबल के अंदर से किसी कोर्स को आप रिमूव करना चाहते हो, तो वो इजीली रिमूव कर सकते हो आप, ठीक है? और फिर उस कोर्स की आईडी को आप स्टूडेंट के अंदर, जो स्टूडेंट एनरोल है उसके अंदर से भी आप सेफली रिमूव कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस है आपको उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे ज़्यादा, ठीक है? मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो क्लीन रहेगा, ठीक है? ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ये तो सारी चीज़ें हैं ना, आप इंपॉर्टेंस तो हमेशा बना के लिख के आया करो पेपर के अंदर, ठीक है? एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो बात है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, वो मैं अभी आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है? सो ये क्या होता है? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन, ठीक है? जब भी आप डीकम्पोजिशन करते हो, ठीक है, मतलब कि मैं आपको एक एक वर्ड से बता देता हूँ कि जब भी आपकी कोई बड़ी टेबल है, ठीक है, एक आपकी बड़ी टेबल है, आप उसको छोटी छोटी टेबल के अंदर क्या करते हो, डीकम्पोज करते हो, ठीक है? आपने छोटी छोटी टेबल के अंदर उसे डीकम्पोज कर दिया। फिर जब आप इन टेबल्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, मतलब जब आप इन टेबल को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, एक आप अपनी पूरी टेबल बनाते हो, ठीक है? तो वो हमारी जो बाद में टेबल बनेगी ज्वाइन होकर, वो हमेशा हमारी लॉसलेस होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि ऐसा ना हो, जब आपने इस टेबल को डिकम्पोज किया था तो आपकी टेबल बन रही थी 5, ठीक है, और एट्रीब्यूट भी सारे थे, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया तो आपकी टेबल बन रही है 4 और एट्रीब्यूट्स आपके गायब हैं, ठीक है? नंबर और टेबल की बात नहीं है, आपके एट्रीब्यूट्स और डेटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एट्रीब्यूट्स आपके लॉस हो जाते हैं तो वो होता है हमारा लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, ठीक है? और अगर आपके जो डेटा है वो लॉस नहीं होता तो वो होता है हमारा लॉसलेस, यानी कि कोई भी लॉस आपका नहीं हुआ। तो ये तो देखो आपने, आपकी जो पूरी डेफिनेशन थी, जो भी आपके ये टॉपिक था, आपको पूरा इस वर्ड से ही समझ में आ गया, ठीक है? यही है। चलो मैं आपको एक एक करके भी बता देता हूँ, है ना? व्हेन वी स्प्लिट अ लार्ज टेबल इनटू अ स्मॉलर टेबल, लाइक हमारे पास टेबल थी आर और हमने उसको R1 एंड R2 में स्प्लिट कर दिया। लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन एंश्योर करता है कि आपका कोई भी डेटा जो है लॉस्ट ना हो व्हेन वी कंबाइन, है ना, जब हम उसे ज्वाइन करें, ठीक है? दीज स्मॉलर टेबल बैक टू रिकंस्ट्रक्ट आ ओरिजिनल टेबल, मतलब कि वो वापिस से ज्वाइन होकर अपनी ओरिजिनल टेबल में आ जाए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इफ डिकम्पोजिशन इज नॉट, लॉसलेस नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो मिस हो सकता है या फिर डुप्लीकेट हो सकता है व्हेन वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट, है ना? द लॉसलेस डिकम्पोजिशन गारंटीज दैट द ओरिजिनल डेटा कैन ऑलवेज ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड बाय अ नेचुरल जॉइन ऑपरेशन ऑन अ डिकम्पोजिशन टेबल, ठीक है? डिकम्पोज टेबल मतलब कि कोई आपकी डिकम्पोज टेबल है, मतलब आपकी जो बड़ी टेबल है वो छोटे छोटे में डिवाइड हो सकती है, हो रखी है, और अगर आप उस पर नेचुरल जॉइन लगाते हो, जो कि हम टाइप्स ऑफ जॉइन में पढ़ चुके हैं, नेचुरल जॉइन लगाते हो, तो क्या होगा कि आपकी टेबल हमेशा आपको ओरिजिनल मिल जाएगी, कोई भी डेटा आपका मिसिंग नहीं होगा। बहुत ईजी टॉपिक था और आपने समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम कंडीशन देख लेते हैं जब भी आप लॉसलेस ज्वाइन करते हो, ठीक है? तो लॉसलेस ज्वाइन के अंदर आपको कुछ कंडीशन चेक करनी है कि आपका जो वो क्या बोलते हैं ज्वाइन है, आपने जो किया है वो लॉसलेस है या नहीं है। अगर वो कंडीशन मैच नहीं करता, ये जो 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, अगर मैच नहीं करता तो वो है हमारा क्या, लॉसी, ठीक है? मतलब कि उसके अंदर डेटा लॉस हुआ है। लेकिन अगर वो तीनों कंडीशन को कर लेता है अप्रूव, तो वो है हमारा लॉसलेस, ठीक है? सो चलो देखते हैं जल्दी से। कंडीशन चेक करेंगे हम किस किस के लिए। हमारे पास एक बड़ी टेबल थी आर और हमने उसे डिकम्पोज कर दिया R1 एंड R2 में, ठीक है? तो देखो यहाँ पर पहला होता है हमारा यूनियन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है? जो भी आपको एट्रीब्यूट्स गिवन है उसका आप पहले यूनियन कर लो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास R1 और एक है हमारे पास R2, और जो बड़ा वाला था वो क्या था, हमारा R, मतलब कि एक टेबल थी हमारे पास R, उसको हमने डिकम्पोज किया है R1 एंड R2 में। सो हम इसका क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो R1 के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स इसके जो अंदर कॉलम्स होंगी, टेबल्स को हमने डिकम्पोज किया तो उसके अंदर कुछ कॉलम तो होंगी, उसका क्या करो, उसे यूनियन करो दूसरे वाले टेबल के एट्रीब्यूट्स के साथ। अगर ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं पहले वाले एट्रीब्यूट के साथ मैच हो जाते हैं, तो वो क्या है हमारा, ये कंडीशन क्या है, हम इफ दिस कंडीशन फेल, मतलब कि अगर ये हो जाती है तो कंडीशन आपकी पास हो गई। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है पहली ही, तो ये क्या है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या है, लॉसलेस है, लॉसलेस नहीं है, ठीक है, लॉसी है।
आई होप आपको ये क्लियर होगी कंडीशन। बस आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स का ज्वाइन करना और यूनियन करना है, ठीक है। और अगर वो सेम आ जाते हैं तो वो भाई है, कंडीशन ट्रू है। सेकंड में क्या करना है, जैसे आपने ऊपर ज्वाइन किया था, ज्वाइन में क्या करते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें लिख लेते हैं, जो भी डुप्लीकेट होते हैं उन्हें हटा देते हैं। और यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे डुप्लीकेट, जो भी हमारे कॉमन होते हैं एट्रीब्यूट्स, उन्हें हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट। जैसे हमने पहले में क्या देखा था कि हमारे पास एक थी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। पहले वाली टेबल के अंदर एक थी स्टूडेंट आईडी और एक थी हमारी कोर्स आईडी, ठीक है। दूसरी वाली टेबल के अंदर क्या थी, कोर्स आईडी, है ना, और एक कोर्स नेम था, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, ठीक है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये कोर्स आईडी, दोनों के अंदर जो कोर्स आईडी थी वो क्या थी, कॉमन थी। तो एटलीस्ट एक हमेशा हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जो कॉमन एट्रीब्यूट है तो भाई ये कंडीशन फॉलो करता है। अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, आपका नल आ जाता है, ठीक है, फाई आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता और यहीं पर जो है आपका बता देगा कि ये जो है हमारा क्या है, लॉसलेस ज्वाइन नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको दूसरी कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। तीसरी कंडीशन आती है की प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट आया है, जैसे कि यहाँ पर कोर्स आईडी हमारी कॉमन एट्रीब्यूट आई है, वो हमेशा हमारी जो है R1 की या फिर R2 की, दोनों में से किसी एक की क्या होनी चाहिए, वो की होनी चाहिए, ठीक है। R1 को या तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो या तो R2 को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो, तो हमारा क्या होता है, वो ये कंडीशन भी मैच हो जाता है। अगर तीनों कंडीशन मैच हो जाती है तो भाई कुछ नहीं है, वो जो है क्या है, हमारी क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो एक बार इसका ये भी देख लो कि एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट्स ऑफ R2, ये डिटरमाइन करना चाहिए हमारे R1 को, या तो एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 डिटरमाइन करना चाहिए R2 को, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, मतलब कि एक तो की होनी चाहिए, समझ रहे हो, कि यहाँ से तो एक हमें एट्रीब्यूट मिल जाएगा, है ना। एट्रीब्यूट मिल गया हमें, यहाँ पर क्या आएगा, डबल टी आएगा, है ना, एट्रीब्यूट मिल गया हमें। अब यहाँ से ये वाला जो एट्रीब्यूट है, जो कॉमन आया था, जो इंटरसेक्शन करने पे कॉमन आया था ना, हमने ऊपर देखा था, जो कोर्स आईडी आ रही थी, वो हमारी क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो या तो R1 को या तो R2 को, ठीक है, समझ रहे हो, वो हमेशा हमारी की होनी चाहिए। तो आई होप आपको तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर करेंगे एक न्यूमेरिकल, जो कि हमारा 2022-23 में आया था EK2 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आ भी सकता है इस बार, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या चीजें दी हुई हैं हमें, ये देख लो पहले। तो देखो हमें पहले स्कीमा गिवन है कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है V, W, X, Y एंड Z, ठीक है। तो हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स है, 5 एट्रीब्यूट है। अब क्या है, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आपको गिवन है कि एक्स हमारे डिटरमाइन कर रहा है वी को, डब्ल्यू हमारे डिटरमाइन कर रहा है वाई को। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ने के लिए पहला लेक्चर देख लेना, ठीक है। और वाई एक्स हमारा डिटरमाइन कर रहा है जेड को, और वी हमारा डिटरमाइन कर रहा है डब्ल्यू एंड एक्स को, ठीक है। सो हमारे पास इतनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसी से हम की मतलब जानकारी लेंगे, ठीक है। अभी तो हमें दो दो जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, वो तो इसके बिना ही हो जाएगी। तो देखो हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो दो डिकम्पोजिशन है इस वाली टेबल के, इन दोनों डिकम्पोजिशन में से कौन सा डिकम्पोजिशन लॉसलेस है और कौन सा डिकम्पोजिशन लॉसलेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले को चेक करेंगे कि जो पहला हमारा है R1 एंड R2। पहले में R1 गिवन है V, W, X, और दूसरे में V, Y, Z, ठीक है। तो चलो जल्दी से चेक करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यूनियन कर दो, ठीक है। सो आप इसका अगर यूनियन करोगे तो देखो पहली कंडीशन हमारी मैच कर जाएगी, ठीक है। तो देखो यूनियन करने पे क्या हो रहा है, आपने अगर यूनियन किया R1 का, तो R1 क्या है हमारा V और W, X, ठीक है, और R2 क्या है V, Y, Z। तो हमारा यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, V, W, X, Y, Z, पांचों के पांचों आपको एट्रीब्यूट मिल गए, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है। सेकंड, अब कंडीशन चेक करो, इंटरसेक्शन करो। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो बीच में कॉमन क्या आएगा, हमारा जो V है वो दोनों के अंदर है, तो V हमारा कॉमन आ गया। अब क्या चेक करना है कि हमारा जो एट्रीब्यूट V आया है, क्या ये हमारी की है क्या नहीं है, ये हमारा सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब ये R1 को या R2 को। तो देखो R1 के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, V है, W है और X है। जल्दी से फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर चेक करो क्या V हमें हमेशा अकेला कि तीनों को कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। तो V को हमने V से, तो V तो मिल ही जाएगा, ठीक है, V से हमें V तो मिल ही जाएगा। अब V से चेक करो क्या और कुछ मिल रहा है। वी से हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, डब्लू और एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से वी से डब्लू भी मिल गया और एक्स भी मिल गया। तो मतलब हमें ये जो R1 के तीनों एट्रीब्यूट्स हैं वो मिल गए, वी भी मिल गया, डब्लू भी मिल गया और एक्स भी मिल गया। आपको अगली जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीनों की तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। और ये क्या है, हमारा लॉसलेस ज्वाइन है, ठीक है, समझ गए।
ये हमारा कौन सा डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा पूरा टॉपिक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये जो नेक्स्ट हमारी रिलेशन, ये जो डिकम्पोजिशन क्या था, R1 में था VWX यानी कि पहले की तरह, और R2 में था XYZ, ठीक है। तो चलो देखते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा पूरा पहला कंडीशन हमने चेक किया कि पहले कंडीशन में अगर हमने यूनियन करके चेक किया तो क्या आ रहा है हमारा, यूनियन करो इसका जल्दी से, यहाँ पर यूनियन करके लिखता हूँ मैं। हमारा क्या आ रहा है, R1 यूनियन R2 करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ से VWX, एक्स तो है ही है उसके अंदर, वाई एंड जेड, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या है, मैच कर रही है R1 को, ठीक है। पांचों के पांचों एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। अब इसका इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन करोगे R1 का R2 के साथ तो क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स हमारा इंटरसेक्शन में आ गया। अब देख लो क्या एक्स हमारी की है, तो पहले वाले को चेक करो, पहले वाले के लिए चेक कर लेते हैं जल्दी से, ऊपर जाके चेक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वैसे ये की नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स जो है हमारा किसी को भी डिटरमाइन, वो दोनों में से किसी को पूरी फुल्ली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा नहीं है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो देखो हमारा या तो इसे डिटरमाइन कर दे एक्स, या तो इसे डिटरमाइन कर दे। तो एक्स से सबसे पहले एक्स क्या डिटरमाइन करेगा, एक्स अपने आप को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं एक्स और किसी को डिटरमाइन कर रहा है अकेला, एक्स अकेला किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली तो कंडीशन फेल हो गई कि इसको नहीं डिटरमाइन करेगा। अब इस वाली को भी देख लेते हैं, क्या इसको कर रहा है, एक्स अपने आप को यहाँ पर तो कर रहा है, लेकिन ना तो वाई को कर पा रहा है ना तो जेड को कर पा रहा है। यानी कि क्या मतलब है कि जो हमारा एक्स है वो की एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। की एट्रीब्यूट नहीं है दोनों में से किसी का, तो मतलब क्या है, ये हमारी कंडीशन फेल हो गई, और ये हमारा क्या है, लॉसलेस ज्वाइन नहीं है, यानी कि ये क्या है, लॉसी ज्वाइन है। तो ये वाला आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ कि पहला वाला जो है आपका लॉसलेस ज्वाइन है, दूसरा आपका नहीं है। तो ये रहा हमारा पूरा जो पीवाईक्यू था हमारा सॉल्व हो गया 10 नंबर का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, और ये हमारा जो काम आने वाला है किसके अंदर काम आने वाला है, 4NF के अंदर काम आने वाला है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे आगे के NF खत्म हो गए, नहीं, अभी 4NF और 5NF है। वो बस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एज थ्योरी पूछ लेते हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पेपर के अंदर शायद 3 क्वेश्चन आए हुए हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के, और सारे थ्योरी। बस आपसे ये पूछता है कि आप मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी टर्म से क्या रेफर करते हो, क्या समझते हो, ठीक है। और उसका एक एग्जांपल वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन अ रिलेशन व्हेन वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस अ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज और अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। मतलब कि ये है कि एक आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो अगर किसी किसी मल्टीपल जो आप कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आपस में कुछ भी नहीं है, उनकी मल्टीपल वैल्यूज पर क्या कर रहा है भाई, डिटरमाइन कर रहा है उन मल्टीपल वैल्यूज को। जैसे कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है फोन नंबर, जिस जो कि मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, और एक आपके पास एट्रीब्यूट है कोर्सेज, जो कि मल्टीपल उसके अंदर वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर आपका एक एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज को अलग अलग एट्रीब्यूट्स की क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो हम देखेंगे अभी जब एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनलाइक फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता था कि हमारा एक एट्रीब्यूट एक ही किसी वैल्यू को एक ही एट्रीब्यूट के डिटरमाइन कर रहा होता था, ठीक है। वेयर वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ अनदर, है ना, एक ही वैल्यू को डिटरमाइन करता है एक एट्रीब्यूट। लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में क्या होता है कि वो एक एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज को डिटरमाइन करेगा, ठीक है, अनदर एट्रीब्यूट के। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अलोज मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, मल्टी वैल्यू जो डिपेंडेंसी है वो मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करता है, ठीक है। तो नोटेशन क्या है इसका, अगर ए आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिखा रहा है बी के लिए, तो हमारा इसका नोटेशन ऐसे बीच में दो एरो आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका नोटेशन होता है। दिस मीन्स ए डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यू बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। मतलब कि आपके बी के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जितनी भी कॉम्बिनेशन वगैरह आएंगे, वो हमारा एक ए हमारा डिटरमाइन कर रहा होगा, ठीक है। सो एग्जांपल देखते हैं, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो कंसीडर करो एक रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, कोर्सेज है, हॉबी है, ठीक है। एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल कोर्सेज हैं, है ना, और आपके पास हॉबीज भी बहुत सारी हैं, तो क्या है कि एक स्टूडेंट के पास दोनों मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन 20 एट्रीब्यूट्स कोर्स एंड हॉबी जो है इंडिपेंडेंट है ईच अदर। मतलब कि ना तो कोर्सेज से आप हॉबीज का पता लगा सकते हो, ना तो आप हॉबीज से कोर्सेज का पता लगा सकते हो। लेकिन एक स्टूडेंट के पास ये दोनों जो है मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, ठीक है। मतलब कि कोर्स हमारा स्टूडेंट कोर्स के लिए, और स्टूडेंट आईडी जो है
हॉबीज के लिए, ठीक है, समझ रहे हो कि एक स्टूडेंट के पास कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं और एक स्टूडेंट के पास हॉबीज भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये जो कोर्स है और जो ये हॉबी है, ये दोनों क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी अब आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी। अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन अ रिलेशन व्हेन वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है। समझ रहे हो कि मतलब वही है कि एक अगर आपका एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज को डिटरमाइन कर देता है, तो वो हमारा क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कह जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपको बस इसके थोड़ा सा टाइप और बता दूं, दो होते हैं, एक होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो ट्रिवियल के अंदर क्या होता है कि आपका जो एक्स और वाई लिखा हुआ है, जैसे कि एक्स डिटरमाइन वाई लिखा हुआ है मल्टी वैल्यू में, तो क्या होगा, अगर आप एक्स और वाई का यूनियन कर दो और आपको ये जो एक्स है वो मिल जाता है, ठीक है, मतलब आपको पूरी रिलेशन मिल जाती है अगर आप एक्स और वाई का यूनियन कर दो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है ट्रिवियल एम एम एमवीटी, ठीक है। मतलब कि अगर आप ये जो हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है ना, इसका अगर आप यूनियन कर दो एक्स और वाई का, और अगर आपको पूरी की पूरी रिलेशन मिल जाए, पूरी की पूरी टेबल मिल जाए, तो वो होता है हमारा ट्रिवियल एम वीडी, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल क्या होता है, अगर ऐसा ना मिले तो वो हमारा क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना हमारा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल आपको अभी काम आएगा जब आप 4NF पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है जॉइंट डिपेंडेंसी, ठीक है, ये भी हमारा अच्छा टॉपिक है। जॉइंट डिपेंडेंसी होता क्या है, तो जॉइंट डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब होता है जेडी स्पेसिफाई दैट रिलेशन आर, एक हमारे पास रिलेशन आर है, कैन बी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर रिलेशन, ठीक है। मतलब ये हमारा जो आर रिलेशन है वो और छोटे जो है रिलेशन के अंदर डिकम्पोज हो सकता है, सच डेट ओरिजिनल रिलेशन कैन परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट लॉसलेस जॉइंट, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, जॉइंट डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि आपके पास आर रिलेशन है, और वो जो है हमारा आर रिलेशन है इतना कैपेबल है कि वो छोटे छोटे रिलेशन के अंदर क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। और डिकम्पोज होने के बाद वो हमेशा हमारा जो है आर जो है रिकंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, बिना लॉसी डेटा के, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर कोई डेटा हमारा लॉस भी नहीं होगा। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, आप सबसे पहले आगे जेडी लिखते हो, और जो भी आपके क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन वाली टेबल्स हैं उनको आप लिख देते हो, जैसे R1 R2 एंड RN कितना भी लिख सकते हो। R1 R2 क्या है, हमारे सबसेट है R के, ठीक है। व्हेन इज जेडी ट्रिवियल, ठीक है। अब ट्रिवियल कब होता है हमारा जो जेडी, इफ एनी वन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू द एंटायर रिलेशन, यानी कि अगर कोई आपका जो रिलेशन है वो आपके बिल्कुल इक्वल हो जाए, यानी कि अगर आपका और उसका इंटरसेक्शन हो तो वो हमेशा नल आए, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, मतलब कि अगर ये वाला जो रिलेशन है, सॉरी मतलब उसका इंटरसेक्शन हो तो आपका आर आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या है हमारा मतलब कि अगर ट्रिवियल ये जेडी जब होता है, जब आपका जो रिलेशन है उसका कोई अगर आपका छोटा स्मॉलर रिलेशन है वो आपके बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है, आर के एकदम इक्वल हो जाए, समझ रहे हो, वो हमारा होता है ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जेडी का। तो हमारे पास एक रिलेशन है जिसके अंदर तीन चीज़ें हैं, फैकल्टी, सब्जेक्ट एंड कमिटी, ठीक है, तीन हमारे पास हैं। पर हम इसको डिकम्पोज करते हैं, R1 जिसके अंदर फैकल्टी सब्जेक्ट है, और R2 जिसके अंदर फैकल्टी एंड कम्युनिटी है, ठीक है। अगर हम इस पर क्या करते हैं, लॉसलेस ज्वाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इसे। अगर हम फैकल्टी सब्जेक्ट को और फैकल्टी एंड कमेटी को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा आर मिल जाएगा, यानी कि फैकल्टी मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा और कमेटी भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारा जेडी का एक एग्जाम्पल हो गया। अगर पूछा जाता है तो बता देना, अभी तक तो पूछा नहीं गया, ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट 4NF का, ठीक है। तो 4NF हमारा 3NF के बाद आता है ना। तो 3NF के बाद हमारा BCNF आता है, उसके बाद हमारा 4NF आता है, ठीक है। तो को सबसे पहले 4NF की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे पहले जो आपकी टेबल है वो BCNF के अंदर तो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब BCNF तक तो आपकी भाई टेबल होनी चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। और उसके बाद एक कंडीशन और होती है कि वो जो है उसके अंदर कोई भी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने देख ली नॉन वैल्यू मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, कि अगर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है ना, और अगर हम उनका यूनियन करें, ठीक है, तो हमें पूरी टेबल ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। बस आपको दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, एक तो BCNF के अंदर होनी चाहिए, दूसरी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स में बोलें तो हमारा जो 4NF है एलिमिनेट करता है रिडंडेंसी, जो कि इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड की वजह से आ रखी है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं, अगर जिनको अभी तक नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे भाई जो टीचर हैं उनके सब्जेक्ट्स और कमिटी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक ही टीचर है, पूरी टेबल देखो, हमारे पास एक ही टीचर है, जॉन 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 जॉन, ठीक है, एक ही टीचर है। उनके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैथ और साइंस है। उनके पास मल्टीपल कम्युनिटी में वो ज्वाइन है, वो प्लेसमेंट में भी है, वो स्कॉलरशिप में भी है, ठीक है। सो आप देखो हमें ये जो हमारी ये जो मतलब मल्टी वैल्यूड आ रखी है ना इसके अंदर, वो हमें कितना कॉम्प्लेक्स करी है टेबल को, कि मतलब हमें एक ही नेम को बार बार रिपीट करके सब्जेक्ट के लिए भी लिखना पड़ रहा है और कम्युनिटी के भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई टेबल। तो ये प्रॉब्लम हो गई है इसके अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट एंड कम्युनिटी जो है हमारे इंडिपेंडेंट है ईच अदर। यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट से क्या आप कम्युनिटी का पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते। चाहे साइंस के टीचर हो, चाहे मैथ के टीचर हो, वो किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कमिटी से आप सब्जेक्ट का पता नहीं लगा सकते, तो ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है ईच अदर। टीचर जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि एक टीचर जॉन मैथ को भी डिटरमाइन कर रहे हैं और साइंस को भी डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। एंड टीचर जो है जॉन, वो स्कॉलरशिप कम्युनिटी में भी है और वो प्लेसमेंट कमेटी में भी है। तो ये क्या है, हमारी दोनों मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, ठीक है। और जो हमारा ये जो कमिटी और सब्जेक्ट है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि हम इस रिडंडेंसी को हटाएंगे कैसे, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपकी दो बन रही हैं, एक तो बन रही है टीचर और सब्जेक्ट की, एक बन रही है टीचर और कमिटी की। दोनों की अलग अलग टेबल बना दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने एक टेबल बना दी टीचर एंड सब्जेक्ट्स की, अलग अलग। जॉन के पास मैथ सब्जेक्ट है, जॉन के पास साइंस सब्जेक्ट है। एक हमने टेबल बना दी जॉन के पास प्लेसमेंट एंड जॉन कमिटी की, ठीक है, टीचर एंड कमिटी की। एक हमने टेबल बना दी टीचर एंड सब्जेक्ट की, जहां पर हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिख रही थी, ठीक है। बस इतना सा काम होता है 4NF के अंदर, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आता है हमारा 5NF। 5NF उसके आगे एक और वैल्यू आ जाती है भाई, कि आपकी सबसे पहले जो टेबल है वो 4NF के अंदर तो होनी चाहिए। एक कंडीशन ये होती है, कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड फर्दर विदाउट लूजिंग डेटा, मतलब कि और जो हमारी जो टेबल बन गई हैं वो आगे और फर्दर डिवाइड ना हो पाए। अगर मतलब कि जो टेबल है वो डिवाइड आप करते हो, है ना, तो आपने मतलब कि यहाँ पे दो में डिवाइड कर दी, तो अगर आप इसे ज्वाइन करो तो आपको ये लॉस लेस मिल जाए, मतलब कि जब आप इसे ज्वाइन करो तो कोई भी आपका डेटा जो है लॉस ना हो, ठीक है। तो आपको 5NF के अंदर एक तो प्रॉपर्टी ये फॉलो करनी है कि वो 4NF के अंदर होनी चाहिए, और दूसरी ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी है कि कैन नॉट बी डीकम्पोज फर्दर विदाउट लॉसी डेटा, ठीक है। मतलब कि आप उसे और डीकम्पोज ना कर पाओ, ठीक है, बिना किसी भी डेटा को लूज करे, ठीक है। बस इतनी सी कंडीशन है, ठीक है। जो हमारा 5NF है वो जॉइंट डिपेंडेंसी के साथ डील करता है, और जो हमारा 4NF है वो हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के साथ डील करता है, ठीक है। तो एग्जांपल से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एग्जांपल हमारा क्या है, एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट है, कोर्सेज हैं एंड टीचर है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, टेबल के अंदर आपको देख रहे होंगे, खुद ही समझ में आ जानी चाहिए अब तक तो प्रॉब्लम, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि टेबल जो है हमारा हैज जॉइंट डिपेंडेंसी, यहाँ पर क्या है, हमारी जॉइंट डिपेंडेंसी है टेबल के अंदर, कि मतलब ये और अभी फर्दर डिवाइड हो सकती है, ठीक है। The relationship between student, course and teacher can be split into three smaller relationships, है ना। अभी जो हमारा एक स्टूडेंट एंड कोर्स का एक रिलेशनशिप है ना, और एक हमारा कोर्स का और एक टीचर का रिलेशनशिप है, ठीक है। और इन दोनों को हम मैच भी करा सकते हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कैसे कराएंगे। आपको बस ये करना है, तीन टेबल्स के अंदर बस देखो, मैं आपको बताऊं एग्जाम के लिए, तो बस आपको ये वाला जो पैराग्राफ, ये जो पैरा है ना, दो लाइंस है, इनको बस याद रखना है। 4NF के लिए भी जो आपकी ये जो दो लाइन है इनको याद रखना है, ठीक है। दो लाइन भी नहीं, बस ऊपर वाली लाइन याद रखो कि BCNF के अंदर होनी चाहिए और कोई भी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि ये तो सबसे पहले 4NF के अंदर होनी चाहिए, और कोई भी लूसी मतलब कि ऐसा हम किसी भी जो टेबल्स हैं उनको और डिकम्पोज ना कर पाए बिना लूजिंग डेटा के, ठीक है। देखो इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, एक तो स्टूडेंट एंड कोर्स में डिकम्पोज कर दिया, और एक हमने कोर्स और टीचर के अंदर डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। और अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट कोर्स और कोर्स टीचर के बीच में क्या कॉमन कोई आपको एट्रीब्यूट दिख रहा है जिससे कि रिलेशनशिप बने? नहीं दिख रहा। तो हमें इन दोनों को रिलेशन रिलेशन में भी तो लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे? स्टूडेंट और टीचर का हमने एक रिलेशन बना दिया कि एलिस के पास भाई टीचर मिस्टर स्मिथ भी पढ़ाते हैं, और एलिस को भाई मिस्टर जॉनसन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी और फर्दर डिकम्पोज हो गई। अब आप इसको और फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते बिना लूजिंग डेटा, ठीक है। ये हमारी 5NF के अंदर आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 5NF क्या होता है।
है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टरनेट अप्रोचेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने नॉर्मलाइजेशन थे तो डेटाबेस को डिजाइन करना सीख लिया। देखो 5 नॉर्मल मतलब कि 6 पढ़ ली ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड BCNF फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि कैसे डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। लेकिन अब अल्टरनेट अप्रोचेस कौन से हैं और कौन सी मेथड्स हैं जिनसे आप डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हो। तो देखो डेटाबेस डिजाइन टिपिकली फॉलोज द नॉर्मलाइजेशन अप्रोच, ज्यादातर यही करता है, बट देयर आर अल्टरनेटिव मेथड्स दैट मे बी मोर अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कहीं पर ऐसी एप्लीकेशन आ गई कि जहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दीज अप्रोचेस फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, ensuring डेटा इंटीग्रिटी, समटाइम्स डाइवर्जिंग फॉर स्ट्रिक्ट नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि ये इन सब पे तो सभी लोग फॉलो करते हैं, जितने भी डेटाबेस हमारे डिजाइन होते हैं, अप्रोचेस होती हैं, इन सब पे तो फॉलो कर ही देती हैं। ठीक है, तो यही सब हम अलग अलग अप्रोचेस को पढ़ने वाले हैं आज। तो बेसिकली मैं आपको 4 बताने वाला हूँ और आप जो है और भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये 4 जो है मेन है। और आपको जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली ये आएगा कि डिफाइन अल्टरनेट अप्रोचेस टू फॉर डेटाबेस डिजाइन, तो आप ये बता के रह सकते हो। तो देखो पहला होता है हमारा डी नॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल अपोजिट हो गया नॉर्मलाइजेशन का, डी नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, कंबाइन करना मल्टीपल टेबल्स इनटू अ वन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या था कि आप बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई आप छोटी छोटी टेबल को एक टेबल के अंदर क्या बोलते हैं, कंबाइन कर रहे हो टू मेक डेटा रिट्रीवल फास्टर। ये बता रहे हैं कि इससे जो हमारा डेटा है वो रिट्रीव जल्दी हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसे यूज कहाँ पे करते हैं, अगर आपके पास रीड हैवी एप्लीकेशन है, अगर आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर रीड होता है। ठीक है, मतलब कि ना तो अपडेट हो रहा है ना तो राइट हो रहा है, कुछ बस रीड होता है। ठीक है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। वेयर परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिडंडेंसी। ठीक है, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, जहां पर आपको डुप्लीकेसी से मतलब नहीं है, बस आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, इंस्टेंट ऑफ सेपरेट कस्टमर एंड ऑर्डर्स टेबल, आप इन दोनों को सेपरेट मत करो, इन दोनों को कंबाइन कर दो एक टेबल के अंदर। ठीक है, और इनकी जो टेबल्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं उनको एक में रखो। इसका एडवांटेज क्या है, रीड ये फास्ट करता है, और डेटा रिडंडेंसी भाई इसका डिसएडवांटेज है, ये बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत हो जाएगी जब आप एक ही टेबल के अंदर। देखो हमने जॉन वाला एग्जाम्पल देखा था 4NF के अंदर, वहां पर कितना डुप्लीकेट हो रहा था डेटा। ठीक है, तो वहां पर डुप्लीकेसी ज्यादा हो जाएगी। अब आता है हमारा स्कीमा लेस डिजाइन, यानी कि नो एसक्यूएल, यहाँ पर एसक्यूएल नहीं लगता। ठीक है, व्हाट इट इज। ठीक है, नो फिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई भी इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे एसक्यूएल के अंदर आपका फिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, स्कीमा बना होता है पहले आपका। पहले आप जब भी आप डेटाबेस बनाते हो उससे पहले आप स्कीमा बनाते हो, है ना, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है फॉर डेटाबेसेस। यूजेस फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स लाइक जेसन का यूज करते हैं, आपने जेसन को देखा होगा, है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है हमारा। जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो होता है ना फॉर्मेट, आपने इसका देखा होगा, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर होता है सारा का सारा, है ना, ऐसे होता है, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर होता है डेटा। तो जेसन फॉर्मेट का ये यूज करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल है। व्हेन टू यूज, अभी हम इसे यूज कहाँ करते हैं, जहां पर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड और फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डेटा हो। ठीक है, ऐसा डेटा हो जो कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करता और वो बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक सोशल मीडिया एप्स हैं वो इसका यूज करते हैं, है ना, जैसे कि मोंगो डीबी है ना, वो मोंगो डीबी हमारा नो एसक्यूएल है। आप आगे पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टोर कस्टमर एंड देयर ऑर्डर्स इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, दोनों के आप जो डेटा है उसे आप सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर कर लो। एडवांटेज क्या है इसका, थोड़ा फ्लेक्सिबल है और स्केल स्केल आप इसको इजीली कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। पर इसके अंदर क्या होता है, जो क्वेरीज होती हैं वो हमारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज जो होती हैं वो काफ़ी इजी होती हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर है। लेकिन ये क्या है भाई, इसके अंदर क्वेरीज जो होंगी वो काफ़ी हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा एग्ली एग्ली डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, एग्ली डेटाबेस डिजाइन, ये क्या होता है हमारा, स्टार्ट विद अ सिंपल डिजाइन, ये सबसे पहले भाई बिल्कुल सिंपल डिजाइन के थ्रू स्टार्ट होता है। एंड फीचर्स एज नीडेड ओवर द टाइम। ठीक है, ये पहले से नहीं लेकर बैठता कि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक डिजाइन से, और जब जब जरूरत पड़ती रहती है वो उसे चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और उसे ऐड करते रहते हैं फीचर को। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर रैपिडली चेंज होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि अगर कोई स्टार्टअप है तो वो इसका यूज करता है इस डेटाबेस डिजाइन का। एग्जांपल क्या है इसका, बिगिन विद जस्ट अ यूजर टेबल, जैसे कि आपके पास बस आपने यूज किया था कि भाई हम पहले यूजर टेबल ही बनाएंगे। ठीक है, फिर आप उसके अंदर ऑर्डर टेबल ऐड करते हो, एड्रेसेस ऐड करते हो। ठीक है, एड्रेस टेबल का ऐड करते हो। एडवांटेज क्या है, अडेप्ट टू द न्यू रिक्वायरमेंट क्विकली, है ना, और मे नीड रिवर्क लेटर। ठीक है, और आप कभी कभी क्या होता है कि आपने पहले से टेबल बना रखी है ना और फिर आप फर्दर ऐड करते हो, तो ऐसा भी होता है जो पहले से टेबल बना रखी है उसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है, ये मैं इतनी जल्दी जल्दी इसके लिए बता रहा हूँ, थ्योरी टॉपिक है और ये आपको रीड करने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ग्राफ बेस्ड डिजाइन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, स्टोर डेटा एट नोड। ये जो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है ना ग्राफ, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डेटा है वो नोट्स पर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और एजेस जो होती हैं हमारी, वो रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ है ना, इसके अंदर कुछ नोट्स हैं, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये जो हमारे क्या है, नोट्स हैं, ठीक है। और ये जो बीच में इनके जो इन्हें कनेक्ट करी है वो क्या है, एजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा एजेस जो है रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं, और जो नोट्स होते हैं वो हमारे आइटम्स यानी कि डेटा को डिफाइन करते हैं। ये हाईली इंटरकनेक्टेड डेटा है, लाइक सोशल नेटवर्क, ठीक है। ये बहुत कनेक्टेड रहता है हमेशा, ग्राफ हमेशा कनेक्टेड रहता है। अ यूजर नोड कनेक्टेड टू अ फ्रेंड्स और पोस्ट नोड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सोशल नेटवर्क की तरह, जैसे कि एक हमारा यूजर है, उसका जो नोड है वो फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड है और उनकी पोस्ट के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। एडवांटेज क्या है इसका, ग्रेट फॉर रिलेशनशिप हैवी क्वेरीज, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई डिजाइन यूज केस है जहाँ पर आपको रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। आइडियल, नॉट आइडियल फॉर स्टैंडर्ड टेबुलर डेटा, ठीक है। मतलब कि कोई टेबुलर डेटा के लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिव जो हमारे अप्रोचेस थे डेटाबेस डिजाइन के, है ना। चारों बहुत इजी इजी थे मैंने आपको जो बताए, और इनको आप रीड करके समझ लोगे, ठीक है। सो आज हमने जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर देना अच्छा सा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही रखा है ना आपने, कर दिया है ना भाई, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कर लो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है हमें। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि पीवाईक्यू के अंदर आया है और हमने नहीं करवाया, तो कमेंट कर सकते हो। और अगर मैं देखता हूँ अगर नहीं करवाया तो मैं एक वीडियो, 2-3 वीडियो बनाकर ऐड कर दूंगा। वैसे मैंने सोच रखा है कि एग्जाम के 2 हफ्ते पहले मैं सारे जो पीवाईक्यूज हैं उनको अलग से वीडियो बनाकर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चिंता मत करना, बने रहना बस चैनल पे, चैनल को फॉलो करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। अभी मैंने आपको जितना बताया ना उसके कम ही आएगा पेपर के अंदर, उससे ज़्यादा तो पेपर के अंदर बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर लेना, और नोट्स परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है परचेज करने में तो आपको टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर बता सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।